तो अब हम लोग स्टडी करेंगे कि जैव विविधता संरक्षण की क्या क्या नीतियां हैं जिससे हम जीवों को बचा सकते हैं। आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि यहाँ पर लिखा है जैव विविधता यानी कि वन्य जीवन के संरक्षण के लिए 100 से अधिक देशों के वैज्ञानिकों ने विस्तृत एवं न्याय संगत संरक्षण नीतियों को तैयार किया। इसके अंतर्गत प्रमुख महत्वपूर्ण पद निम्नलिखित हैं, अर्थात 100 देश से भी अधिक 100 देश से भी अधिक देशों के वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक विस्तृत यानी कि बहुत बड़ा अभियान शुरू कर दिया जिससे जीवों को बचाया जा सके। लेकिन ऐसा भी नहीं कि जो अंधाधुंध नियम का पालन होगा, वह नीति बनाई गई और न्याय संगत थी जो किसी को ठेस ना पहुंचाए, कि मतलब जो जीवों के संरक्षण के लिए जो नियम कानून बने हैं उसमें कुछ ऐसा नहीं किया गया कि किसी को किसी प्रकार का नुकसान हो, बल्कि लाभ ही होगा। इसमें देखते हैं कि जंतुओं के प्राकृतिक आवास वनों का संरक्षण करना चाहिए। पहले नंबर पे हम लोग देखेंगे कि जीवों के संरक्षण के लिए जंतुओं के प्राकृतिक आवास वनों का संरक्षण करना चाहिए। जैसे वन्य जीव जातियों का उनके प्राकृतिक आवासों के साथ साथ कृत्रिम आवासों में मनुष्य के नियंत्रण में, जैसे जूलॉजिकल पार्क, वानस्पतिक उद्यान संरक्षित करना चाहिए। अर्थात कि जो जीवधारी होता है वह अगर अपनी जहाँ वो है, अगर वहाँ पर वातावरण ठीक ठाक है तो उसको वहीं पर संरक्षित किया जाए, उसकी रक्षा वहीं पर की जाए। ठीक, और किसके नियंत्रण में? मनुष्य के नियंत्रण में। नेक्स्ट है संरक्षण कार्यक्रमों में प्राथमिकता, यानी कि अन्य जातियों की बजाय संकटग्रस्त जातियों की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यानी कि जो है बचाना तो सबको है, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता किसको होनी चाहिए? जो संकटग्रस्त जातियां हैं यानी विलुप्ति के कगार पर है। इनमें से भी क्रांतिक या अति संकट ग्रस्त जातियों को अति संवेदनशील जाति से पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। यानी कि इनमें भी जो संकटग्रस्त जातियां उनमें भी सबसे पहले उनको संरक्षण मिले जो सबसे अधिक मतलब बहुत अधिक जो है संकटग्रस्त हो चुकी हैं। ठीक, क्रांति का मतलब होता है एकदम बॉर्डर पर खड़े रहना, यानी कि ये अब उनके बचने की संभावनाएं लगभग 0% के बराबर हो गई, पहले उनको बचाना चाहिए। ठीक है, बाद में दुर्लभ जातियों को, उस जाति पर विशेष ध्यान देना चाहिए जो अपने वंश को संरक्षित किए हुए हैं। ठीक, तो जो अपने वंश को संरक्षित किए हुए हैं उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि इनका वंश नष्ट होने ना पाए। कानून द्वारा संरक्षण नंबर 3 पॉइंट पर देखेंगे। जंतुओं की जो जातियां विलुप्त होने के कगार पर खड़ी हैं उनके शिकार पर उन्हें किसी प्रकार के से नष्ट करने पर वैधानिक प्रतिबंध लगाना चाहिए। नियमों का अधिक कड़ाई से पालन होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कानून के द्वारा उनके लिए एक कानून बने जिसमें वो इस तरह की जो है क्या कहते हैं, जीवों को जब मन में आए उन्हें मार दे, ऐसा जो है न होने पाए। किसी भी जीव को मारने पर उनको सज़ा मिलना चाहिए और कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, तभी जाकर जीव बचेंगे। जैसे आप लोग देखे होंगे सलमान खान हिरन के शिकार के मामले में फंसे थे और उन पर जो है क्या नाम कार्रवाई भी हुई थी। अगला है वन्य जीवों पर शोध कार्य। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए शोध कार्य किए जाने चाहिए ताकि जिन कारणों से उनका विलुप्तीकरण होता है उन्हें जाना जा सके। यानी सीधे सीधे इसमें मतलब यह है कि विलुप्ति के जितने भी कारण हैं उनका शोध होना चाहिए और शोध करने के बाद उस पर नियंत्रण करना चाहिए कि जिन जिन कारणों से जो है कोई जीव विलुप्त हो रहा है तो उन कारणों का पता करके उन कारणों को खत्म करना चाहिए ताकि जीव विलुप्त होने ना पाए। अगला है जंतु शरण स्थल एवं पार्कों की स्थापना, यानी कि जीवों विशेष जंतुओं की जात की सुरक्षा के लिए विभिन्न स्थानों पर जंतु शरण स्थल या सेंचुरी बनानी चाहिए। वहां पर जंतुओं की सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्रीय पार्कों एवं अभ्यारण्यों की स्थापना करनी चाहिए। जंतुओं के सूक्ष्म आवासों, पोषण क्षेत्रों, प्रजनन स्थल, विश्राम स्थलों को इस प्रकार सुरक्षित किया जाए कि वहां ये प्रजनन कर सके। सीधी सीधी मतलब यहाँ पर यह है कि जीवों विशेषकर जंतुओं की जात की सुरक्षा के लिए विभिन्न स्थानों पर शरण स्थल या सेंचुरी बनानी चाहिए। यानी कि शरण स्थल बनाना चाहिए ताकि जो भी उनके लिए अनुकूल वातावरण होनी चाहिए, विशेषकर पोषण और प्रजनन विश्राम स्थल, तो वो उनको वहाँ पर मिल सके। अगला नंबर है जंतुओं के चिकित्सालय तथा रोगों से सुरक्षा।
जितने भी जंतु हैं उनको जैसे कहने मतलब है कि ना हेडिंग से ही स्पष्ट है, जंतुओं के चिकित्सालय यानी कि जंतु जैसे हम लोगों के लिए अस्पताल होते हैं कि हम लोग के साथ कोई हादसा ना होने पाए या व्यक्ति मरने ना पाए, उसी प्रकार से जीवधारी मरने ना पाए उसके लिए चिकित्सालय की व्यवस्था होनी चाहिए और रोगों से रक्षा के लिए भी उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक, शिकारों पर नियंत्रण। अब शिकारों पर नियंत्रण की बात की जाए तो शिकारों पर नियंत्रण लगभग वही बात हुई जैसे जो है कानून द्वारा संरक्षण की जो बात है, तो शिकार जो शिकारी होते हैं उन पर नियंत्रण रखना चाहिए कि वह जो है क्या नाम है किसी भी जीव को मारने ना पाए। यहाँ पर साफ लिखा है कि केवल लाइसेंसधारी व्यक्ति को ही जानवरों को उचित दशा में मारने देना चाहिए, यानी कि जब ज़रूरत है तभी वो मार सके, वो भी कौन, लाइसेंस जिनका बना हो, शिकारी का लाइसेंस जिनका बना हो। प्रजनन काल में शिकार के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और जो है जो बच्चा प्रजनन काल में है जैसे उन उसके कोई मादा है, कोई जीव जीव है जो मादा है और वो गर्भावस्था में, तो उस समय उसे मारना नहीं चाहिए क्योंकि वह उसके साथ-साथ उसका एक वंश भी मर रहा है। इसलिए उसे मारने की आदेश नहीं, उसे भी आदेश नहीं होना चाहिए जो लाइसेंसधारी है। वन्य जंतुओं के शिकार पर सामान्यतः प्रतिबंध होना चाहिए और अवैध शिकार के लिए कठोर दंड होना चाहिए। यानी कि अवैध शिकार का मतलब कि जो है जिस पर आदेश ना हो शिकार करने की और जिनको आदेश ना हो शिकार करने की, वो लोग शिकार अगर अवैध शिकार करते हो तो उनको कठोर दंड मिलना चाहिए। ठीक, आगे है जीवन रक्षी तंत्रों का प्रबंधन एवं पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, अर्थात कि जीवधारियों को पर्यावरण प्रदूषण से दूर रखा जाए, रेडियोधर्मी ध्वनि प्रदूषण जैसे प्रदूषण से दूर रखा जाए ताकि जीव सुरक्षित रह सके। ठीक, आगे हैं सभी लाभप्रद पादप जैसे यानी जो लाभदायक पादप हैं, प्लांट्स हैं, जंतु एवं इनके संबंधी जंगल किस्मों तथा सूक्ष्म जीवों को संरक्षण, यानी कि पादप और जो जंतु हैं और उनसे संबंधित जो जंगली किस्म के सूक्ष्म जीवी हैं, ठीक है, सॉरी जंगली किस्म हैं और जो सूक्ष्म जीवी हैं इनको संरक्षण मिलना चाहिए। यहाँ पर साफ देख सकते हैं आप कि उन किस्मों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो संकटग्रस्त हैं, ये तो आपको पहले भी बताया गया जी, तथा जिनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रजनन कार्यक्रमों के लिए आवश्यकता है। पारिस्थितिकी तंत्र की कदाचित एक जाति को भी सुरक्षित किया जाना चाहिए। ठीक, यानी पारितंत्र के एक एक जाति को सुरक्षित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रजनन कार्यक्रम का मतलब ये हुआ कि जो जीव काफ़ी संकटग्रस्त है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको क्या करना चाहिए, उसके प्रजनन कार्यक्रम में बढ़ावा होना चाहिए ताकि वह जीव अपने वंश को बचा सके। जीवों के प्रति दया एवं जागरूकता, ये तो मानवता की बात है जो ऑलरेडी पहले से ही हम लोग के अंदर होनी चाहिए, जो लोग बहुत सारे लोग करते नहीं हैं। लोगों को पादप एवं जंतुओं के लाभ के बारे में जागरूक होना चाहिए। बच्चों में जंतुओं के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। जंतु पर दया और प्रेम की भावना को जागृत करना चाहिए। ठीक है, ये तो बात बहुत साधारण सी है जिसे आप खुद समझ सकते हैं। वृक्षारोपण, वृक्षारोपण के बारे में अगर बात करें तो आप लोग बहुत पहले से इसको भी जानते हैं कि देखिए वृक्षारोपण से सिर्फ जीवधारियों की रक्षा नहीं होगी बल्कि वृक्षारोपण से स्वयं मानव जीवन का सीधा संबंध। और वैसे भी आप जानते हैं कि वृक्ष अधिक से अधिक जितने होंगे उतने ही अधिक हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन तथा हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा सराउंडिंग है, वातावरण है, वो क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, साफ रहेगा। तो ऐसी स्थिति में प्रदूषण नहीं फैलेगा, तो इससे क्या होगा कि जो जीवधारी होंगे वो सुरक्षित रहेंगे। बायोगैस को प्रोत्साहन, बायोगैस का उत्पादन अधिक करने से लकड़ी के ईंधन की मांगें घटेंगी, यानी कि एक तरह से यूँ कह लीजिए कि बायोगैस का उत्पादन ज़्यादा करना चाहिए जिससे लकड़ी जो लकड़ी है उसका जो है उत्पादन जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लकड़ी की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, कि अगर ज़्यादा लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी तो लोग वन काटेंगे। आगे प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा, वनों में लगने वाली आग की रोकथाम के साधन विकसित करे जाने चाहिए। यानी कि आप देखते होंगे कि कई कई बीघे का और कई कई एकड़ की जो है जंगलों में कई बार आप न्यूज़ में देखते होंगे कि जो है आग लग जाती है और जंगल जलकर खाक हो जाते हैं। तो जंगल तो जलकर खाक होते, जीवधारी तो उसमें मर ही रहा है, साथ साथ जो जीवधारी बचे उनका स्रोत भी मर जा रहा है।
इसलिए जंगल में आग लगने से बचना चाहिए। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा एक तरह से क्या है, प्राकृतिक आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा होनी चाहिए। जैसे जंगल में आग लग जाता है और भी प्राकृतिक आपदाएँ हैं, बाढ़, बूढ़े सब जितने भी, तो उन सब से भी जीवों को प्रयास करना चाहिए कि बचाव हो। अद्वितीय पारतंत्रों का संरक्षण, अद्वितीय पारतंत्र को सुरक्षा कवच के तौर पर प्राथमिकता देनी चाहिए। यानी कि ऐसे पारतंत्र जो दुर्लभ होते चले जा रहे हैं या दुर्लभ हैं, उनको जो है उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता होनी चाहिए। और लास्ट है, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए संरक्षण योजनाओं के क्रियान्वयन, यानी कि नियंत्रण एवं नियमन के लिए उपयुक्त समितियों एवं संगठनों की स्थापना होनी चाहिए कि ये जो है नियंत्रण हो सके। ठीक है, नियंत्रण हो सके इनके संरक्षण का। तो संरक्षण तो करने के लिए नियंत्रण भी होना चाहिए, वो भी किस स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ताकि जीव विलुप्त होने ना पाए। वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जाते हैं। वन्य जीव संरक्षण आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाने का मतलब है कि पूरे विश्व के लोग प्रयास कर रहे हैं कि वन के जीवों को नष्ट होने से बचाया जाए। यद्यपि ये कार्यक्रम एवं योजनाएं उन जात प्रजातियों के लिए अत्यधिक विलम्ब से हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं। यानी कि जो विलुप्त हो चुकी हैं उनके लिए भी ये होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि विलम्ब से यह है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्यक्रम चल रहा है संरक्षण का, काफ़ी विलम्ब हो गया शुरू करने में। फिर भी सहायता पहुँचाने तक विलुप्त को हो जाए। इन सभी कार्यक्रमों के लिए जन जागरूकता का तात्पर्य हुआ कि हम सबको जागरूक होना चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस होना चाहिए, ताकि जो है जीव नष्ट होने से बच सके। स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके पूछेंगे। धन्यवाद।